दोस्तों इस क्लास में हम करने वाले हैं जीएस वर्ल्ड का पीसीएस का टेस्ट पेपर। दोस्तों ये जीएस वर्ल्ड का टेस्ट पेपर है जिसमें आज की क्लास में हम लगभग 50 प्रश्नों को पूरा करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज को पूरा कर चुके हैं जो 3 क्लासों में पूरी हो चुकी है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। आपको यहाँ पर इसका टेस्ट देना है और टेलीग्राम चैनल पर जाके आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाए तब आपको उसकी जाकर व्याख्या पढ़नी है। यहाँ से आप क्वेश्चन कर लेना, वहाँ जाके व्याख्या पढ़ लेना। अगर इससे अलग आपका कोई प्रश्न बनता है एग्जाम में तो आपका वो प्रश्न बेकार ना जाए। तो चलिए सर शुरू करते हैं आज का हम पहला प्रश्न। दोस्तों ये जीएस वर्ल्ड की जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में दे रखा है। ये सारा कुछ दे रखा है, इसे आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ से पढ़ना चाहें तो। हम प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये इंग्लिश में प्रश्न दे रखे हैं, हम देखेंगे हिंदी में इस प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये प्रश्न दे रखे हैं, इन्हें थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। पहला प्रश्न है आज का हमारा, वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार सृजन का प्रतिशत कितना है। दोस्तों हमसे प्राथमिक सेक्टर से पूछा हुआ है जो इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन है। और ये प्राथमिक क्षेत्र ज़्यादातर हमारा कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित होता है? कृषि से संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र, याद रहेगा। दोस्तों इसमें 58% कितना प्रतिशत है? 58% प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार सृजन किया गया है। दोस्तों अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है गुटेनबर्ग असंबद्धता किन्हें अलग करती है? तो दोस्तों याद रखना, गुटेनबर्ग असंबद्धता ये बाह्य अंतरम और मेंटल को अलग करती है। बाह्य अंतरम और मेंटल को अलग करती है कौन? गुटेनबर्ग असंबद्धता। इसे नोट कर लीजिएगा, बाह्य अंतरम और मेंटल को अलग करती है। अब दोस्तों आपको इनको तीनों के बारे में जो पीडीएफ की व्याख्या दे रखी है आपको उसमें मिल जाएगा। दोस्तों इस पीडीएफ में लगभग 3 टेस्ट सीरीज हैं। कितनी सीरीज हैं? 3 टेस्ट सीरीज हैं, यानी कि 3 पेपर हैं जिसमें 150 प्रश्न हैं और उन 150 प्रश्नों की व्याख्या भी दे रखी है। तो दोस्तों आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। लगभग कितने प्रश्न हैं हमारे पास? 450 इसमें प्रश्न है और उनकी व्याख्या भी दे रखी है। दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना पाया जाता है? हमसे पूछ लिया है इस प्रश्न में पृथ्वी का औसत घनत्व। तो दोस्तों याद रखना, पृथ्वी का औसत घनत्व अगर आपसे पूछा जाए तो 5.5 है। कितना है? 5.5 यानी कि 5.5 ये पृथ्वी का घनत्व है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा सैन एंड्रियास भ्रंश निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? तो दोस्तों याद रखना, सैन एंड्रियास भ्रंश ये प्लेट संरक्षी किनारा है। क्या है? ये प्लेट संरक्षी किनारा है। कौन? सैन एंड्रियास भ्रंश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। पहला है कथन, भारत में उच्च गहनता की भूकंपीय मेखला हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों आपको पता है जो भारत में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं तो वो हिमालय ही क्षेत्र में आते हैं। कहाँ आते हैं? हिमालय क्षेत्र में। तो दोस्तों इसलिए हमारा पहला कथन तो राइट है, क्योंकि जो उच्च गहनता भूकंपीय मेखला है वो हिमालय क्षेत्र में है। हिमालयी क्षेत्र में आपको ज़्यादातर क्या देखने को मिलेंगे? तो आपको भूकंप देखने को मिलेंगे। तो पहला कथन हमारा राइट हो गया। अगला है हिमालय क्षेत्र में अनुदैर्ध्य उत्क्रमण की मेखलाएं हैं, यानी कि अनुदैर्ध्य उत्क्रमण की मेखलाएं ये भी हिमालय क्षेत्र में। तो दोस्तों ये भी राइट है। क्या है हमारा? दोस्तों ये भी राइट है। दोस्तों हमारा पहला भी राइट है और दूसरा भी राइट है, लेकिन ये दोनों आपस में इनमें कोई लिंक नहीं है। तो दोस्तों आंसर क्या होगा हमारा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। याद रखना, जो उच्च गहनता है भूकंप की वो हिमालय क्षेत्र में ही पाई जाती है और हिमालय क्षेत्र में अनुदैर्ध्य उत्क्रमण की मेखलाएं भी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है स्टेलेक्टाइट एक स्थलाकृति भूमि है। स्टेलेक्टाइट ये किसकी भूमि है? तो दोस्तों याद रखना, ये कास्ट भूप्रदेश की भूमि है। जो कास्ट भूप्रदेश है उसकी भूमि है। ये ज्योग्राफी से प्रश्न है। स्टेलेक्टाइट ये कास्ट भूदस्त की क्या है? स्थलाकृति है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दे रखा है वायुमंडलीय गैसों के प्रतिशत के
बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि हमारे वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं। तो दोस्तों आपको पता है सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? 78%। 78% नाइट्रोजन है और 21% के लगभग ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर उसके बाद अन्य गैसें हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन सा इसमें हमसे पूछा है बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे कम उससे ज़्यादा बढ़ते क्रम में। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, जीनोन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। ये याद रखना, जीनोन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। अब दोस्तों आपको इस प्रश्न की व्याख्या में सारी गैसों की प्रतिशत पता लग जाएगी। लगभग 15-16 गैसें हैं, उनकी प्रतिशत को आपको एक बार देख लेना है तो आपकी नज़र में आ जाएंगे। दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8 के। प्रश्न नंबर जो 8वां है उसे देख लेते हैं हम। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रथम बार विवरण दिया है। ग्रीन हाउस प्रभाव, दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों को तो आपको जानते हैं जो कि वायुमंडल के वातावरण को बढ़ा रहे हैं। जो वायुमंडल है हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है उसके तापमान को बढ़ा रहे हैं, उन्हें ही बढ़ाती हैं। उन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। लेकिन हमसे पूछ लिया है ग्रीन हाउस गैस का प्रथम बार विकिरण दिया गया। याद रखना, ग्रीन हाउस गैस का प्रथम बार विवरण किसने दिया? तो ये दिया था जोसेफ फोरियर द्वारा दिया गया था। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का प्रथम बार विवरण पूछा है, प्रथम बार विवरण। अब दोस्तों आपको ग्रीन हाउस गैसों के बारे में व्याख्या में अच्छे से पढ़ना है, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है और भी गैसें हैं, उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा? नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम पूछ लिया है। तो दोस्तों याद रखना, वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम क्या क्या है तो वो देख लेते हैं। परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। ये ऑप्शन सी राइट रहेगा सही अनुक्रम। पहले नंबर परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर ताप मंडल। अब दोस्तों आपको इन परतों के बारे में और भी अधिक जानकारी व्याख्या में मिल जाएगी। यहाँ पर इसकी व्याख्या करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्लास लंबी हो जाएगी, आपको भी देखने में प्रॉब्लम होगी। आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लगभग 450 प्रश्नों की ये पीडीएफ है और उनकी भी व्याख्या दे रखी है। तो इस पीडीएफ से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषित बहु प्रक्रिया जिसके द्वारा। प्रकाश संश्लेषण, दोस्तों आप सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण क्या है। जैसे हमारे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा है, जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा है, जब वो उनके पास आती है तो वो उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होती है। ऑप्शन ए राइट होगा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा आती है उसे पेड़ पौधे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? डॉल ड्रम किस दाब पट्टी में पाया जाता है? हमसे पूछ लिया है डॉल ड्रम। तो दोस्तों डॉल ड्रम क्या होता है? जहाँ से दोनों ओर हवाएं आके मिलती हैं और ऊपर की ओर उठती हैं, इसके नीचे बनता है डॉल ड्रम। इधर से हवा आई है और इधर से हवा आई, यानी कि यहाँ पर बनता है हाई प्रेशर। यहाँ क्या बनता है? लो प्रेशर बनता है। यहाँ पर बनता है, यहाँ पर गर्म हवा होती है। जब गर्म हवा होगी तो दोस्तों यहाँ पर जो है, जब गर्म हवा होती है यहाँ पर तो ये हवा ऊपर को उठती है, यानी कि इधर से हवा आई इधर उठ गई, इधर से आई इधर हवा उठ गई, तो उसे बोलते हैं डोल ड्रम। तो दोस्तों डोल ड्रम ये कहाँ पाया जाता है? ये विषुवतीय निम्न दाब में पाया जाता है। विषुवतीय निम्न दाब में पाया जाता है, जहाँ पर विषुवतीय में निम्न दाब होता है वहाँ पर पाया जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमसे असत्य कथन पूछा हुआ है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों पहला कथन है, महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीप का डूबा हुआ विस्तार है। दोस्तों आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जो महाद्वीपीय मग्न तट होते हैं वो महाद्वीप का डूबा हुआ भाग होते हैं, यानी कि दोस्तों ये ऐसे हमारे स्थलाकृति हो गई। अब दोस्तों ये हो गया हमारा समुद्र, ये हो गया हमारा समुद्र। तो दोस्तों यहाँ तक तो पानी है, यहाँ तक तो क्या है? जल है समुद्र का। और दोस्तों ये महाद्वीप का जो विस्तार है नीचे तक होता है, पानी के नीचे भी होता है महाद्वीप का विस्तार। तो दोस्तों इसे बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, लेकिन ये पानी में होता है। महाद्वीपीय मग्न तट पानी में होता है और ये पानी में डूबा होता है, तो इसलिए पहला तो हमारा राइट हो जाएगा। हमसे गलत कथन पूछा हुआ है सवाल में। अगला है हमारा,
महाद्वीपीय मग्न तट ग्रेनाइट से निर्मित होते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट ग्रेनाइट से निर्मित होते हैं। ये भी ऑप्शन हमारा राइट है। दोस्तों दोनों ऑप्शन तो ये हमारे राइट हो गए, गलत कथन हमें अभी हमें नहीं मिला है। आगे पढ़ लेते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीप का एक भाग होते हैं। दोस्तों अभी आपको बताया ये महाद्वीप का ही तो भाग है, नीचे तक, समुद्र के नीचे तक। समुद्र का पानी तो यहाँ तक भर रहा है, लेकिन जो महाद्वीप है यहाँ पर हमारा, उसका भाग समुद्र के नीचे भी है। तो दोस्तों ये महाद्वीप का ही तो भाग है, तो दोस्तों ये भी राइट हो जाएगा, ये भी राइट होगा। अगला है सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो दोस्तों ये वाला कथन हमारा गलत है। ये वाला कथन गलत क्यों है अभी देख लेते हैं, ये कथन क्यों गलत है। दोस्तों याद रखना, अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट अटलांटिक महासागर में, इसलिए गलत है। तो दोस्तों आप पूछेंगे तो सब सर्वाधिक महाद्वीपीय मग्न तट कहाँ पर है, तो दोस्तों याद रखना सर्वाधिक महाद्वीपीय मग्न तट ये आर्कटिक महासागर में कहाँ स्थित है। दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ, आर्कटिक महासागर में है। याद रखना आर्कटिक महासागर में है। आंसर क्या राइट हो जाएगा, जो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, गलत कथन पूछा हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट आर्कटिक महासागर में है। याद रखना कहाँ स्थित है, आर्कटिक महासागर में। याद रहेगा दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब दोस्तों इससे अधिक आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको व्याख्या PDF मिल जाए तो व्याख्या एक बार जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न बने तो गलत नहीं जाना चाहिए। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये प्रश्न इंग्लिश में दे रखे हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इन्हें पढ़ सकते हैं, आप इन्हें अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं, PDF मिल जाएगी आपको। उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, टेलीग्राम चैनल पर जाके आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। इधर दे रखे नदी का नाम और इधर दे रखे मुहाने पर जलाशय का नाम। पहला है ओरिनोको, कौन सी है, ओरिनोको नदी ये कहाँ स्थित है। इसका जो मुहाना होता है वो होता है अंध महासागर में। ओरिनोको नदी का अंध महासागर में मुहाना होता है। अगला है हमारी नाइजर नदी। तो नाइजर नदी ये गिनी की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों गिनी की खाड़ी में गिरती है, अफ्रीका महाद्वीप में जो गिनी की खाड़ी है वहाँ पर गिरती है, अटलांटिक महासागर में। गिनी की खाड़ी, यानी कि दक्षिणी जो अटलांटिक महासागर है उसमें है गिनी की खाड़ी। तो नाइजर नदी तो वहाँ गिरती है। अगला है बोल्गा नदी। तो दोस्तों बोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला है आमूर नदी प्रशांत महासागर में गिरती है। दोस्तों अब आपको सवाल करने की ट्रिक कैसे देखनी है। दोस्तों हमें पहला ए ऑप्शन मिल गया था, ए पे हमारा 3 नंबर दे रखा था, ए में हमारा 3 दे रखा था। तो दोस्तों हमें पता है जब हमारे एक में 3 मिल गया, ए में 3 है, तो दोस्तों ए में 3 ऑप्शन सी में दे रखा है, सिर्फ ऑप्शन सी में दे रखा है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो सकता था एक चेक करने के बाद। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर सभी कथनों को पढ़ना था, तो इसलिए मैंने आपको सभी बता दिए थे। लेकिन नहीं तो मैं इसे एक से ही देखकर इसका आंसर निकाल सकता था। लेकिन हमें तो तीनों पढ़ने हैं यहाँ पर हमें पेपर थोड़ी देना है, लेकिन हमें सबको याद रखना है, तो इसलिए हमने चारों पढ़ लिए। लेकिन आंसर हमें भी कभी कभी सवाल में ऐसे भी मिल जाता है और हमारा टाइम भी बच जाता है। दोस्तों हमारा एग्जाम में सवाल राइट होना चाहिए, ना कि गलत, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों आपको इस चैनल से काफ़ी सारी PDF देखने को मिलेंगी, दृष्टि IAS की, GS वर्ल्ड की और देह IAS, विजन IAS, सारी PDF आपको यहाँ से मिल जाएंगी। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है, कथन है ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण भारत के जनांकीय विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। हमसे पूछ लिया है ग्रामीण और नगरीय स्थानांतरण भारत के जनांकीय विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो दोस्तों हमारा पहला कथन राइट है, इसे ऐसे ही देख लेना। जो ग्रामीण और नगरीय जो स्थानांतरण है, यानी कि एक दूसरे से इधर उधर जाना है। जैसे दोस्तों हम काम की तलाश में कभी बाहर चले जाते हैं और वहीं पर बस जाते हैं, तो हमारा स्थानांतरण हो गया ग्राम से शहर की ओर, गाँव से शहर की ओर। तो दोस्तों ये जनांकीय विकास की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, एकदम राइट है। अगला है हमारा कारण आर में
गांव से स्थानांतरण का मुख्य कारण गरीबी है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा ज़्यादातर लोग गांव से शहर में क्यों जाते हैं, वो अपने कोई कार्य करने के लिए जाते हैं, यानी कि उससे उससे कोई कार्य मिल जाएगा तो उससे उनकी गरीबी दूर हो जाए, तो दोस्तों इसलिए जाते हैं। दोस्तों सवाल में हमारा कथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है, लेकिन ये एक दूसरे से कोई लिंक नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे से कोई लिंक नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। दोस्तों बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, तो सॉरी बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट होगा, ए और आर दोनों सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ रखें सेल समूह और इसे सेल तंत्र है, सेल समूह सेल तंत्र। दोस्तों इस प्रश्न को भी हम करने की अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, और दोस्तों एक मिलाने पर आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, यानी कि हमें एक मिल जाए तो हम उसका आंसर ढूंढ सकते हैं, लेकिन बाकी मिलानों को हम देखेंगे जरूर, जिससे कि आपको भी याद हो जाए। पहला है हमारा आर्कियन। तो ये दोस्तों जो आर्कियन सेल है, वो आर्कियन सेल वो धारवाड़ क्रम की है। किस क्रम की है, धारवाड़ क्रम की। दोस्तों अब आंसर में देखते हैं, हम आंसर में कैसे देखते हैं। अब दोस्तों ये हमारे चारों ऑप्शन दे रखे हैं, हमने मिलान किया था आर्कियन धारवाड़ की है, जो आर्कियन है वो धारवाड़ क्रम की है, तो ए पर हमारा 3 मिलेगा। अब दोस्तों देख लेते हैं ऑप्शन में हमारा कौन सा 3 दे रखा है, ए पर 3 ऑप्शन ए में दे रखा है, सिर्फ ऑप्शन ए में दे रखा है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए राइट हो सकता है, क्योंकि अन्य में नहीं दे रखा है, अन्य में नहीं दे रखा है। लेकिन हम आगे भी इन्हें पढ़ते हैं और एक बार अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला है हमारा पुराण। पुराण जो है वो विंध्य क्रम की है, पुराण विंध्य क्रम की है, याद रहेगा, पुराण विंध्य क्रम की। अगली है द्रविड़ियन क्रम, द्रविड़ियन क्रम की, ये आर्डोविशियन है, आर्डोविशियन ये द्रविड़ियन क्रम की है। अगला है हमारा आर्यन, आर्यन ये गोंडवाना क्रम की है, आंडवाना जो आर्यन है वो गोंडवाना क्रम की है। तो दोस्तों ये इस प्रकार हमारे मिलान हो गए। दोस्तों देख लेना आंसर हमारा क्या आ गया, फिर भी हमारा आंसर ऑप्शन ए ही सही होगा। और दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, उसे भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत की जनजातियों के वितरण का निम्न में से कौन सा क्रम पूरब से पश्चिम की ओर है। तो दोस्तों हमें पूरब से पश्चिम की ओर इन्हें क्रम देखना है। देख लेते हैं पूरब से पश्चिम की ओर हमारा कौन सा क्रम इसमें सही बैठने वाला है। तो दोस्तों आपको सभी को पता है सबसे पूरब में क्या है हमारा, नागालैंड, नागालैंड पूरब में है। तो दोस्तों पहले आ जाएगा नागा, उसके बाद आएगा संताल, संताल कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये झारखंड में स्थित है, संताल झारखंड में है, याद रहेगा संताल हमारी झारखंड में है। ये आएगा, उसके बाद गोंड, ये गोंड कहाँ है, तो दोस्तों ये ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है भील, भील राजस्थान में। तो दोस्तों ये वाला हमारा क्रम क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, यानी कि नागा संथाल गोंड भील। नागा नागालैंड, संताल कहाँ स्थित है, तो ये झारखंड में पाई जाती है, झारखंड में संथाल, गोंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पास पाई जाती है, और भील कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों ये राजस्थान पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है हमारा, 70वां नंबर का प्रश्न है, उसे भी फटाफट से देख लेते हैं। ये हमारा 70वां नंबर का प्रश्न दे रखा है, पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें से पूछ लिया कौन सा गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं खाता। हाँ हम चारों को पढ़ेंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ पर चारों याद करने हैं, चारों जब हमें याद होंगे तभी तो हम एग्जाम में सही कर पाएंगे। तो दोस्तों याद रखना विशाखापट्टनम। तो दोस्तों आप सभी को पता है विशाखापट्टनम क्या है, ये भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है। जब दोस्तों भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है तो दोस्तों यहाँ पर जहाज निर्माण का कार्य तो होगा ही। अगला है पिंजौर, पिंजौर ये मशीन के औजार हैं, पिंजौर में मशीन के औजार बनते हैं। अगला है भद्रावती, भद्रावती ये लौह इस्पात के लिए प्रमुख है, भद्रावती लौह इस्पात के लिए। अगला है टीटागढ़, टीटागढ़ की बात करें तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है, ये वेस्ट बंगाल में स्थित है, टीटागढ़ वेस्ट बंगाल में स्थित है, याद रखना टीटागढ़ वेस्ट बंगाल में। लेकिन ये रेलवे उपकरण के लिए नहीं, किसके लिए है ये दोस्तों, रेलवे उपकरण के लिए नहीं है, ये कागज उद्योग के लिए प्रमुख है। किसके लिए, कागज उद्योग के लिए। टीटागढ़ पश्चिम बंगाल कागज उद्योग, टीटागढ़ पश्चिम बंगाल कागज उद्योग किसके लिए है, कागज के लिए, कागज के लिए फेमस है। जो टीटागढ़ है वो वेस्ट बंगाल में है, लेकिन कागज के लिए, किसके लिए, कागज के लिए फेमस है, ना कि उसके लिए, ना कि रेलवे उपकरण के लिए। तो टीटागढ़ पश्चिम बंगाल कागज के लिए, यहाँ लिख देता हूँ कागज।
कागज के लिए, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें आंसर होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा कथन दे रखा है, कथन ए और कारण आर। पहला कथन है हमारा इसमें, भारत का प्रजननता संक्रमण तीव्र रहा है। दोस्तों ये प्रजननता है, भारत की प्रजननता है वो संक्रमण तीव्र रहा है। तो दोस्तों याद रखना ये तीव्र नहीं है, भारत का प्रजनन संक्रमण तीव्र नहीं है, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। दोस्तों पहला तो हमारा गलत हो गया, अब पहला गलत हो गया, दूसरे को भी देख लेते हैं। कारण आर है, भारत का साक्षरता संक्रमण धीरे रहा है, यानी कि जो भारत की साक्षरता है, उस जो साक्षरता फैली है वो कैसी रही है, वो धीमी रही है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत में साक्षरता का अभी भी अभाव है। लगभग 63% महिलाएं और 70% के लगभग पुरुष क्या है, साक्षर हैं, इसलिए हमारा ये संक्रमण धीमा रहा है। तो दोस्तों कारण आर तो सही है, लेकिन कथन ए गलत है। कथन ए गलत है, कारण आर सही है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, ए गलत है आर सही है। ए गलत है आर सही है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम जब पारित हुआ था, यहाँ आया था, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड उस समय भारत के राष्ट्रपति वो थे, वायसराय चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कौन थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और हमें पहला कथन दे रखा है, इस समय भारत के वायसराय मॉन्टेस्क्यू थे। मॉन्टेस्क्यू थे, तो दोस्तों ये गलत है। क्यों? उस समय भारत के वायसराय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे। पहला गलत हो गया। दोस्तों दूसरा देख लेते हैं। इस अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया था, ये वाला राइट है। दोस्तों पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। अब देख लेते हैं प्रश्न में क्या पूछा है। दोस्तों मेन बात हमारी यह रहती है कि प्रश्न में हमें देखना यह है कि हमसे सवाल में पूछ किया लिया गया है, तो सवाल में पूछ लिया गया है सही नहीं है, कौन सा इसमें सही नहीं है। हमें पता है पहला वाला सही नहीं है, क्योंकि जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। पहला कथन गलत था, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दे रखे हैं इधर और एक तरफ दे रखे हैं उधर। देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से सही हो सकते हैं इसमें। पहला है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, दोस्तों आप सभी को पता है बलवंत राय मेहता समिति में कितने शब्द हैं? बलवंत राय मेहता 3 शब्द दे रखे हैं। तो दोस्तों यह ट्रिक याद रखना, बलवंत राय मेहता में 3 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 3 शब्द। जब बलवंत राय मेहता में 3 शब्द हैं तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है, त्रिस्तरीय पद्धति। अगला है अशोक मेहता। अशोक मेहता में कितने शब्द हैं? 2 शब्द। अशोक मेहता में 2 शब्द हैं, तो ये द्विस्तरीय हो गई। अशोक मेहता द्विस्तरीय। अगला है LM सिंघवी। LM सिंघवी ये दोस्तों स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। LM सिंघवी स्थानीय स्वशासन पद्धति से संबंधित है। अब बच्चा हमारा लास्ट GV के राव ये प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार के लिए संबंधित है। प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार के लिए संबंधित है। अब दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा दोस्तों पहले पर तो हमारा 2 है और B पर 1 है और C पर 4 और D पर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा। 2143 ये हमारा आंसर किस में दे रखा है? 2143 ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऊपर वाले याद रखना, अशोक मेहता समिति वो द्विस्तरीय है, बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय है, क्योंकि इनमें 3 शब्द हैं और उसमें 2 शब्द हैं। 2 शब्द वाले द्विस्तरीय, 3 शब्द वाले त्रिस्तरीय, ये ट्रिक याद रखना। दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। दोस्तों ये प्रश्न दे रखे हैं इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव हैं।
दोस्तों सभी जो भी व्यक्ति हैं वो पूर्णतः समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो दोस्तों ये सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता के नाम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्च न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देश्य का संविधान का भाग है? हमसे पूछ लिया गया है, डायरेक्ट सवाल हमारा ये है, याद रखना, उद्देश्य का संविधान का भाग है, यह किस केस में कहा गया? तो दोस्तों याद रखना, यह किस विवाद में कहा गया? उद्देश्य का संविधान का भाग है। तो दोस्तों ये बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया। बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा गया कि उद्देश्य का संविधान का एक अभिन्न अंग है, ये कहा गया। दोस्तों अगला प्रश्न फिर आ गया हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। पहला है सीपीआई। सीपीआई हमसे पूछ लिया है सीपीआई। तो दोस्तों ये सीपीआई कब लागू हुआ था? दोस्तों सीपीआई है ये कब लागू हुआ था? तो ये 1920 में लागू हुआ था। सीपीआई का गठन 1920 में किया गया। तो हमारा ए पर 2 हो गया। ए पर 2 देख लेते हैं दोस्तों, अभी तो ऑप्शन ए में ही दे रखा है। ए पर 2 ऑप्शन ए में दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो सकता है। दोस्तों यहाँ देख लो, ऑप्शन ए में सीपीआई में ऑप्शन ए में 2 दे रखा है, और हमारे पूरे सवाल में ऑप्शन ए में भी 2 है। ऑप्शन ए में 2 है, तो ऑप्शन ए हमारा इसमें आंसर राइट हो जाएगा। अगला है सीपीएम। सीपीएम ये 1964 में शुरू हुई। सीपीएम 1964 में। अगला है हमारा AIADMK। AIADMK ये 1972 में शुरू हुई थी। अगला है तेलुगु देशम। तेलुगु देशम ये 1982 में शुरू हो गई। तेलुगु देशम ये 1982 में शुरू हो गई। दोस्तों ये इसके मिलान हो गए। ऑप्शन इस प्रकार हमारे एक राइट आंसर हो गया। अगर आपको सीपीआई पता होता तो आप जो प्रश्न का सवाल का आंसर अच्छे से निकाल सकते थे। अब दोस्तों इसकी पीडीएफ मिल जाए तो आपको उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा, पेपर के टाइम तक आपका काम अच्छे से हो जाएगा। इसमें लगभग दोस्तों इस पीडीएफ में पूरे 3 टेस्ट हैं, जिसे आपको पढ़ने में काफ़ी अच्छा और हेल्पफुल रहेगा। अब दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में। दोस्तों आप सभी को पता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, किसमें है? भाग 4 में। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं। दोस्तों इसमें कहा गया है कि राज्य का ये कल्याण है कि वो लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा, यानी कि जो राज्य है उसका यह कर्तव्य है कि वह लोक कल्याण के लिए, राज्य कल्याण के लिए कार्य करेगा। ये नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है। दोस्तों विधायिका और कार्यपाल के कृत्यों का निर्बंधन करते हुए ये कुछ भी नहीं कहा गया है, इसमें दोनों गलत है। दोस्तों उसमें राज्य की भलाई के लिए बातें कही गई हैं, और ये भाग 4 में, इस भाग 4 में उल्लेखित है। तो दोस्तों हमारे दोनों कथन तो इसमें गलत हैं। जब दोनों कथन गलत हैं तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। ना तो 1 ना ही 2 हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दे रखें विषय, एक तरफ दे रखें अनुच्छेद। दोस्तों हमारे 3 अनुच्छेद ये महत्वपूर्ण है। दोस्तों इनको एक छोटी सी ट्रिक आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको कुछ समय तक याद रहे, कभी पेपर में आपको कन्फ्यूज ना हो कि ऊपर नीचे तो नहीं है, इधर उधर तो नहीं है। तो दोस्तों इन तीनों की मैंने एक ट्रिक सोच ली है, वो है सा से है, रा से है, ला से है। तो इसका नाम है सरला। याद रखना, आपको सरला को याद रखना है। अब सरला से देख लेते हैं। सरला से संसद, राज्यसभा, लोकसभा। सा से सरला, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा, ये 3 है। अब दोस्तों इसके अनुच्छेद याद रखना। तो संसद अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा 80 में है, लोकसभा 81 में। ये भी तीनों का क्रम है 79, 80 और 81। 79, 80, 81, 79, 80, 81 इनका क्रम है, और इधर भी इनका क्रम है सरला, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। इनसे याद रहेंगे तीनों। दोस्तों संसद ये अनुच्छेद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 अनुच्छेद में दे रखे। बचा हमारा लास्ट का, तो संसद के शस्त्र
छात्रावासान एवं भिक्षण, जो संसद के शस्त्र होते हैं, छात्रावासान करना है एवं उसका भिक्षण करना है, तो ये सब किस में दे रखा है? अनुच्छेद 85 में। ये सब अनुच्छेद 85 में दे रखा है। दोस्तों आपको ट्रिक याद रखनी है, क्या नाम है? सरला। सरला को आपको याद रखना है, और याद रखना 79, 80, 81, यानी कि 79, 80, 81, इन तीनों को भी क्रम से याद रखना। तो दोस्तों ये भी आपको याद हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, एक बार इन्हें भी याद कर लेना। दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कौन सा हमारा सही होने वाला है? अब दोस्तों हमारे तीनों आपस में सही सुमेलित थे, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन, इसमें ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? जो सिविल सेवक होते हैं हमारे, उनको संवैधानिक संरक्षण निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद रखना 311 में दिया गया है। किस में दिया गया है? 311 में दिया गया है, याद रहेगा। दोस्तों अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राज्यपाल की स्वयं विवेक संबंधी शक्तियों का संबंध किस और या किन अनुच्छेदों से है? तो राज्यपाल की जो स्वयं विवेक के संबंधी शक्तियां हैं, तो दोस्तों वो किस किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 163 है, अनुच्छेद 239(2) है, अनुच्छेद 356 है और अनुच्छेद 371 है। इन तीनों में राज्यपाल को स्वयं विवेक संबंधी शक्तियों का जो है अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों इसमें चारों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह, अब दोस्तों अंतरिक्ष यान है, अब अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में उड़ेगा। दोस्तों आप सभी को ये तो भली भांति पता है कि हमारे अंतरिक्ष में क्या नहीं है? गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अगर हम किसी चीज़ को डालेंगे तो वहीं की तहीं रह जाएगी। दोस्तों जब हमारा अंतरिक्ष यान क्या है? घूम रहा है, जब ऐसे अंतरिक्ष यान घूम रहा है, अगर हमने यहाँ से कोई सेब छोड़ा, सेब पर कोई बल नहीं है, तो वो क्या करेगा? सेब भी इसकी अंतरिक्ष यान की गति में घूमने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई गुरुत्वाकर्षण, कोई घर्षण बल नहीं, कुछ बल नहीं है, यानी कि न्यूट्रल है। जब दोस्तों हम कोई सेब छोड़ेंगे तो वो भी इनके अनुसार घूमने लगेगा। क्या करेगा? वो भी इनके अनुसार घूमने लगेगा। तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से गतिवान होगा। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम है? हमसे पूछ लिया है इनका सुमेलित क्रम। अब देख लेते हैं दोस्तों, हम चाहें तो प्रश्न को यहाँ से भी एक जैसे से निकाल सकते हैं। पहला हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है, इसमें दोस्तों रेडियम, रेडियन, जो रेडियम है, तो दोस्तों याद रखना रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। दोस्तों किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। कब की थी? तो दोस्तों 1898 में की थी। कब की थी? 1898 में इसकी खोज की थी। किसने? मैडम क्यूरी ने। अगला है हमारा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ये किसमें? तो ये खोजा था पेनिसिलिन अलेक्जेंडर ने खोजा था। पेनिसिलिन किसने खोजा? अलेक्जेंडर ने। अब दोस्तों हमें दो तो मिल गए, जब हमें दो मिल गए तो सवाल का आंसर आसानी से निकल सकता है। कैसे? ए पर तो हमारा क्या मिल गया? 2 और बी पर मिल गया 1। ए पर 2, बी पर 1, ऑप्शन ए में दे रखा है सिर्फ। दोस्तों आपको एग्जाम में ये ट्रिक अवश्य अपनानी है। जैसे एक ऑप्शन देख लिया, हमारा आंसर निकल रहा है नहीं निकला, अगला देख लिया निकला या ना निकला, आपको ऐसे एग्जाम में अपना समय बचाना है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हम अपनी क्लास को, आज की क्लास को यहीं तक पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे 29 सवाल हो गए, इसमें हम 29 सवालों तक अपनी क्लास को रखते हैं। दोस्तों अगली क्लास में हम आपको लगभग, इस क्लास में कम क्वेश्चन रहे हैं तो उसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन से अधिक आपको पूरा करा देंगे। दोस्तों इसमें 3 टेस्ट दे रखे हैं पूरे 150 नंबर के। मैं कोशिश करूँगा कि आपका टेस्ट यहीं पर ऑनलाइन ले लूँ, जिससे कि आपकी भी तैयारी अच्छी हो जाए। जब आपको PDF प्राप्त हो जाए तो आपको दोस्तों सिर्फ उसकी व्याख्या पढ़नी है। व्याख्या क्यों पढ़नी है? अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप फिर आंसर देखेंगे, आंसर सारे व्याख्या में दे रखे हैं इसमें, तो दोस्तों आपको भी प्रॉब्लम होगी ऊपर नीचे करने में, आपका टाइम जो है बर्बाद होगा। आपका टाइम बर्बाद ना हो तो इसलिए ये आपको टेस्ट सीरीज देख लेनी पूरी। उसके बाद जब दोस्तों आपको PDF मिल जाए, जो इसकी PDF है वो मिल जाए, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसकी व्याख्या एक बार जरूर पढ़ लेनी है। टाइम निकाल कर 1 घंटे में पढ़ लेंगे आप लगभग,
तो दोस्तों जिससे क्या है आपकी तैयारी बेहतर होगी, कोई प्रश्न बनेगा भविष्य में तो वो दोस्तों छूटेगा ही। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।